Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in AVSD, Government PG College, Badmer. Today, we will study about the internal check system in different business transactions. आज हम विभिन्न व्यापारिक लेन देनों के संबंध में इंटरनल चेक सिस्टम किस तरह फॉलो होता है उसकी स्टडी करेंगे। एक सुसंगठित यानी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए आंतरिक निरीक्षण की एक आइडियल जो है वो मेथड या आइडियल प्रणाली क्या हो सकती है उसका डिस्कस हम करने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न व्यापारिक संस्थाओं में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली अपनाई जा सकती है, किंतु एक आदर्श प्रणाली में कर्मचारियों को उनके कार्यों के आधार पर हमें किस प्रकार बांटना चाहिए उसको हम स्टडी करेंगे। तो इनमें फर्स्ट है वे व्यक्ति जो सौदे के प्रारंभिक कार्यों से संबंधित है यानी जर्नल एंट्री आदि से रिलेटेड है। सेकंड, वे पर्सन जो सौदों को क्रियान्वित करते हैं यानी जो डील करते हैं, परचेज या सेल का काम करते हैं। एंड थर्ड, वे व्यक्ति जो सौदों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है, यानी अगर उनमें कैश में कोई शॉर्टेज हो जाती है या परचेज का पेमेंट गलत कर दिया तो जो लोग जिम्मेदार है। इस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो हमको लागू करना चाहिए। एक बार प्रणाली लागू करने के बाद नियमित रूप से उस पर ध्यान रखना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बिना कंट्रोल के यह सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। अब आंतरिक निरीक्षण के दृष्टिकोण से व्यापारिक लेन देनों को जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनमें है फर्स्ट, सेवा, संपत्ति या माल का क्रय यानी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट हम स्टडी करते हैं। सेकंड, माल का विक्रय, गुड्स को सेल करने के लिए। थर्ड, कैश रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग। एंड फोर्थ जो है वो कैश पेमेंट। एंड फिफ्थ, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। तो इन कैटेगरीज में डिवाइड करके हम ट्रांजेक्शन्स की स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 हम जो है वो ईच वीडियो में एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेवा, संपत्ति व माल का क्रय एवं आंतरिक निरीक्षण यानी परचेस के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए। सेवाओं के संबंध में बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कर्मचारी विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो कि सेवाओं का क्रय करता रहता है। उच्च सेवाओं के क्रय तथा स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए प्रायः उच्च अधिकारी अथवा संचालक मंडल जो है वो ऑथराइज्ड होते हैं, यानी वे ही जो है वो सर्विसेज परचेस करने या एसेट्स परचेस करने का काम करते हैं। अतः हम उनकी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है वो मेन रोल जो है वो हायर डिपार्टमेंट के पास में होता है। मेन हमारा मोटिव जो है वो स्टडी करना वो गुड्स की परचेज से रिलेटेड है। तो माल के संबंध में क्रय प्रक्रिया पर उच्च आंतरिक निरीक्षण रखने के लिए इनको हम अलग अलग जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे माल को प्राप्त करना यानी रिसीव्ड करना और उसके बाद में उसके रिगार्डिंग जो है वो पेमेंट करना आदि। अब प्रत्येक संस्था में एक परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसे समस्त माल को खरीदने का पूर्ण अधिकार हो, यानी वो गुड्स परचेस करने का काम जो है वो उस डिपार्टमेंट का होना चाहिए। इस विभाग की कार्यकुशलता इस बात पर आधारित है कि वह न्यूनतम मूल्य पर यानी कम प्राइजेस पे अच्छे से अच्छा गुड्स जो है वो परचेस कर सके तथा क्रय किए जाने वाले माल के संबंध में किसी प्रकार की गलती एवं छल कपट न हो, यानी या तो घटिया क्वालिटी का गुड्स आ जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या पेमेंट ज़्यादा कर दिया या फ्रॉड किया गया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हम जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के वर्क को अलग अलग जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है माल की आवश्यकता के संबंध में अनुमान लगाना, यानी हमको सबसे पहले ये जो है वो एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है गुड्स की। एस्टिमेशन करने के बाद सेकंड स्टेप होता है वो गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना, यानी माल मंगाने के लिए आदेश देना। अब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होगा जी कि जो हमने गुड्स के लिए जो भी ऑर्डर दिया है उस गुड्स को हमको रिसीव करना।
नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारा होगा कि जो हमने गुड्स परचेज़ किया है उसके रिगार्डिंग जो बिल हमारे पास आया है उसको चेक करना कि बिल में कोई गलत अमाउंट तो नहीं लिखा गया है या गलत जो है वो गुड्स तो एंटर नहीं हो गया है, और उसके बाद उसका पेमेंट करना। अब फर्स्ट जो है माल की आवश्यकता के संबंध में अनुमान लगाना, इसमें इंटरनल चेक सिस्टम हमारा किस तरह फॉलो होगा। तो प्रायः व्यवसाय के स्टोर कीपर जो होता है उसका ये मेन रोल होता है कि वह टाइम टू टाइम परचेज विभाग को गुड्स क्रय करने के रिगार्डिंग जो है वो रिक्वेजिशन भेजता रहता है, यानी मांग पत्र बेचता है। स्टोर के समस्त उत्पादन या विक्रय विभागों को सामग्री या माल भेजा जाता है। मेन ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या जो है सेल्स डिपार्टमेंट को गुड्स सेंड करने का काम जो है वो स्टोर का रहता है। अतः जब भी उसको रिक्वायरमेंट लगती है तो स्टोर कीपर एक प्रिंटेड फॉर्म में रिक्वेजिशन फॉर्म भरकर परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म भरकर उसको परचेज डिपार्टमेंट में भिजवा देता है। इस फॉर्म में गुड्स की कितनी क्वांटिटी होगी, क्या क्वालिटी होगी, उसका कोड नंबर क्या होगा, उसकी एस्टिमेटेड प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी यानी कितने टाइम में गुड्स हमको रिसीव हो जाना चाहिए आदि डिस्क्रिप्शंस भर के उसकी मेन कॉपी जो है वो परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। और इसके साथ ही उसकी एक कॉपी जो है फोटोकॉपी वो स्टोर में रख ली जाती है। यह पत्र मांग पुस्तिका यानी रिक्वेजिशन बुक में जो है वो टाइड किए हुए बंधे हुए रहते हैं और प्रत्येक जो है रिक्वेजिशन फॉर्म पर एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है। यदि ऐसा गुड्स जो स्टोर में नहीं मिल सकता है तो विभागीय अध्यक्ष को भी उस माल के संबंध में मांग पत्र सीधा परचेज डिपार्टमेंट को भेजने का राइट्स दे दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंट को इस तरह के माल की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट अपना ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट को भेज सकता है, अदरवाइज स्टोर के थ्रू भेजा जाता है। ये विभागीय अध्यक्ष ऐसे मांग पत्रों की एक कॉपी स्टोर कीपर के पास भी इंफॉर्मेशन यानी मेमोरेंडम के लिए भिजवा देते हैं कि जब भी गुड्स रिसीव होगा तो स्टोर कीपर भी उसकी एंट्री कर सके। अब स्टोर कीपर जो है उसने जो रिक्वेजिशन फॉर्म भेजा है तथा डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट के पास जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो रिक्वेजिशन फॉर्म आया है, इन दोनों के बेसिस पर परचेज डिपार्टमेंट गुड्स के रिगार्डिंग एस्टिमेशन करता है कि कितना गुड्स मंगवाना है और इसके बाद में वो ऑर्डर प्लेस करने की कार्रवाई करता है। अब गुड्स को मंगवाने के रिगार्डिंग माल मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस करना। अब माल की आवश्यकता यानी कितनी ज़रूरत रहेगी उसका हमने एस्टिमेशन कर लिया। इसके बाद में परचेज डिपार्टमेंट गुड्स को खरीदने के रिगार्डिंग कार्रवाई शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो माल के संबंध में जो है अलग अलग डीलर्स से पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा और उनसे गुड्स की जो है वो रेट पूछेगा, क्या क्या कंडीशंस लगेगी परचेज पे और अदर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा। अब उचित अधिकारी द्वारा यह निश्चित किए जाने के बाद कि गुड्स जो है वो किस डीलर से परचेज करना है, इसके पश्चात जो है गुड्स मंगवाने के लिए ऑर्डर तैयार किया जाता है यानी आदेश पत्र तैयार किया जाता है। इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट में एक जो है ऑर्डर प्लेस बुक रखी जाती है, आदेश पत्र पुस्तिका रखी जा सकती है और जिस पर जो है वो मेनली सीरियल नंबर प्रिंट होता है। इस आदेश पत्र की कितनी कॉपी तैयार करनी है ये जो है पर्टिकुलर संस्था पर निर्भर करता है। इसकी मेन कॉपी जो बनेगी ओरिजिनल कॉपी वह माल भेजने वाले व्यापारी के पास में यानी जिसको हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसके पास में ओरिजिनल कॉपी भेजी जाएगी कि हमको इतना इतना गुड्स चाहिए। इसके बाद एडिशनल कॉपी जो होगी उसमें से एक एक कॉपी जो है वह मांग पत्र भेजने वाले डिपार्टमेंट को यानी जिससे रिक्वेजिशन आया, अगर स्टोर से आया है तो स्टोर के पास में और अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आया है तो उस डिपार्टमेंट के पास भेज दी जाएगी। माल प्राप्त करने वाले स्टोर कीपर को और परचेस का जो है एंट्री करने के लिए लेखा विभाग जो है उसको भी एक कॉपी भेजी जाती है और उसके बाद एक कॉपी संस्था के बजट विभाग को भी भेज दी जाती है। अंतिम प्रतिलिपि लास्ट कॉपी जो होगी वो क्रय विभाग में यानी परचेज डिपार्टमेंट में ऑर्डर प्लेस करने वाली फाइल में रख ली जाती है। अब मांग पत्र भेजने वाले विभाग को इस बात की सूचना मिल जाती है कि उसने जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को कहा था
तो उसके अनुसार माल उपलब्ध कराने की कार्रवाई यानी प्रोसेस चालू हो गया है, उस डिपार्टमेंट को यह मालूम चल जाता है। अब माल प्राप्त करने वाले स्टोर कीपर को इस बात की इन्फॉर्मेशन होती है कि जब भी गुड्स आएगा तो वह ऑर्डर शीट के अकॉर्डिंग जो है गुड्स को वो हैंडल कर ले, उसको संभाल के ले ले। कुछ संस्था में स्टोर कीपर को भेजी गई कॉपी में माल की मात्रा के संबंध में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है, क्या? क्योंकि इसे रीचेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो जब स्टोर में गुड्स आएगा तो स्टोर कीपर उसको काउंटिंग करके नोट करके लिखेगा और इससे वेरीफाई किया जाएगा ऑर्डर प्लेसिंग बिल से। लेखा विभाग को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वह जो है वो इन फ्यूचर कैश पेमेंट के लिए तैयार रहे, तो इसलिए सब डिपार्टमेंट को एक एक कॉपी सेंड कर दी जाती है। अब बजट विभाग को भेजी गई कॉपी के आधार पर वह विभाग उचित मद में समायोजन कर सकता है कि हमने यहाँ पे इतना एक्सपेंसेस कर दिया, तो अब हमको किस एक्सपेंसेस में कटौती करनी है या कौन सा जो है वो डिले करना है, और देख सकता है कि क्रय पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार किए जा रहे हैं अथवा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही साथ 10 बार माल मंगवा लिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्रय विभाग जब अपनी स्वयं की प्रतिलिपि को फाइल करे तो उसके साथ माल मांग पत्र की प्रति भी संलग्न कर देनी चाहिए। रिक्विजिशन फॉर्म के साथ ऑर्डर कॉपी को अटैच करके लगाना चाहिए। यदि आदेश पत्र किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया जाता है, यानी अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है अथवा माल भेजने वाले व्यापारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारे डिपार्टमेंट में भेजनी चाहिए कि अब गुड्स नहीं आ सकता। क्रय विभाग के अंतर्गत रखी गई आदेश पत्र की प्रतिलिपि के साथ इस आशय की सूचना भी संलग्न कर दी जाती है कि हमारे पास में गुड्स अब नहीं आएगा। थर्ड है गुड्स को रिसीव करना। अब जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, उसका गुड्स जो है वो डीलर ने पैक करके उसको सेंड कर दिया है, तो उसको रिसीव करने की एंट्री। अब माल आने पर यदि द्वार पर गुड्स इनवर्ड बुक अगर रखने की व्यवस्था है तो सबसे पहले उस बुक में एंट्री की जाएगी, लेखा किया जाएगा। फिर सारा गुड्स विक्रेता द्वारा भेजे गए पैकिंग नोट के साथ में, जब डीलर गुड्स भेजता है तो उसके साथ एक पैकिंग नोट भी भेजता है और उसमें लिखा होता है कि इतना गुड्स है, इस क्वालिटी का है, इसको इस तरह से जो है चेक करना है। तो ये पैकिंग नोट के साथ सीधे जो है वो सामग्री भंडार में भेज देना चाहिए, यानी स्टोर डिपार्टमेंट में उसको पहले भेजना चाहिए। वहाँ पर गुड्स को तोलना, गिनना, काउंटिंग या मेज़रमेंट, अदर कोई मेज़रमेंट्स हो तो वो किए जाएंगे और गुड्स की क्वालिटी और कोई स्पेशलिटी है तो उसके बारे में चेक की जाएगी कि हमने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया उसी के अकॉर्डिंग गुड्स है अथवा नहीं। फिर सामग्री भंडार क्लर्क, जो स्टोर कीपर जो वहाँ का है, वह कुछ माल को प्राप्त करने का उसे अधिकार नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके पास में ऑर्डर प्लेसिंग जो है वो कॉपी नहीं पहुंच जाए। यानी अगर वो माल को एंटर कर ले और अगर उस माल का ऑर्डर ही नहीं दिया गया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब तक उसके पास में ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी कि हमने इतने गुड्स का ऑर्डर दिया, तब तक उसे गुड्स को रिसीव नहीं करना चाहिए। सही जांच करने के पश्चात सामग्री भंडार क्लर्क माल प्राप्ति नोट की प्रतियां तैयार करेगा कि गुड्स रिसीव हो गया है, उसकी कॉपीज़ तैयार करेगा। उसकी ओरिजिनल कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उतना गुड्स हमने रिसीव कर लिया है। एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजेगा एंट्री के लिए और पेमेंट के लिए। एक कॉपी स्टोर में आदेश पत्र के साथ अटैच करके फाइल कर दी जाएगी। अब फोर्थ है बीजक की जांच और भुगतान। जो हमारे पास में बिल आया है गुड्स के साथ में, उसको चेक करना और फिर उसका पेमेंट करना। अब संस्था के डाक प्राप्ति क्लर्क द्वारा बीजक सर्वप्रथम परचेज डिपार्टमेंट में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर प्लेस किया वो चेक करेगा कि जितना ऑर्डर था उसी के अकॉर्डिंग गुड्स है, उसी रेट का है। इसलिए जहाँ पर उस पर मोहर लगाकर उसमें प्राप्ति की तारीख यानी किस डेट को गुड्स रिसीव हुआ उसकी डेट नोट की जाएगी, उसका नंबर लिख दिया जाएगा और उसके बाद आदेश पत्र को आदेश भेजे जाने वाली फाइल से हटाकर निकाल देना चाहिए। अब आदेश पत्र के साथ में मांग पत्र की प्रतिलिपि यानी रिक्विजिशन फॉर्म की कॉपी भी अटैच होनी चाहिए। माल प्राप्ति नोट की कॉपी परचेज डिपार्टमेंट में जब रिसीव हो जाती है स्टोर कीपर से, तो वो इन चारों जो है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एक दूसरे की जांच करता है और
इसके बाद में उसको स्पष्ट सूचना होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग कि गुड्स रिसीव हो गया है और पेमेंट की तैयारी करनी है। कोई भी बीजक तब तक पास नहीं किया जावे जब तक कि स्टोर कीपर द्वारा भेजे गए माल प्राप्ति नोट की कॉपी जो है वो रिसीव नहीं हो जाए। जब स्टोर कीपर से कंफर्मेशन आ जाएगी कि गुड्स रिसीव हो गया है, उसके बाद ही पेमेंट की तैयारी की जाएगी। जांच करने के पश्चात एक कर्मचारी को बीजक पास करने के लिए अपने इनिशियल कर देने चाहिए, साइन कर दे। इस कार्रवाई के बाद आदेश पत्र को मांग पत्र और माल प्राप्ति नोट सहित आदेश पत्र रखी जाने वाली फाइल में रख दिया जाता है और बीजक जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। लेखा विभाग में उस बिल की इनवॉइस की चेकिंग होती है। जांच करने के पश्चात उसमें आदेश पत्र की प्रतिलिपि और माल प्राप्ति नोट की प्रतिलिपि से उसको चेक किया जाता है कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया उतना ही गुड्स और उसी क्वालिटी का रिसीव हुआ है या नहीं। फिर जांच के पश्चात उसको बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। भुगतान के बाद बीजक पर पेड की स्टैंप लगा दी जाती है कि इसका पेमेंट हो चुका है और बीजक आदेश पत्र की प्रतिलिपि और माल प्राप्ति नोट की प्रतिलिपि के साथ अटैच करके फाइल कर दिया जाता है। अब अकाउंट डिपार्टमेंट में भी बीजक के आधार पर क्रय पुस्तक में तत्संबंधी एंट्री कर दी जाती है कि हमने इतना गुड्स परचेज कर लिया है। अब माल क्रय करने की उपयुक्त प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जो हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किस तरह से एम्प्लॉयज़ में करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट बताने का जो है वो भार किस पे डाला जाएगा, विभागाध्यक्ष। यानी जैसे ए डिपार्टमेंट के कितनी रिक्विजिशन है उसका अध्यक्ष बताएगा, बी डिपार्टमेंट को कितने गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसका विभागाध्यक्ष बताएगा, तथा उसके कर्मचारियों पर होगा और स्टोर कीपर पर होगा। सेकंड, माल के संबंध में पूछताछ करना, इंक्वायरी करना और गुड्स मंगाने का जो है वो भार दूसरे अदर कर्मचारी पर होगा। थर्ड, माल प्राप्त करने पर उसको चेक करने का राइट जो है वो स्टोर कीपर के पास होगा। फिर इनवॉइस को, बिल को पास करने का राइट अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी पर होगा और बिल का पेमेंट करने का भार जो है वह अकाउंट डिपार्टमेंट के दूसरे कर्मचारी पर और परचेस की एंट्री करने का जो है वो भार और अदर कर्मचारी पर होगा। इस तरह से हम एम्प्लॉयज़ में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि एक ही व्यक्ति सारा काम न करे और छल कपट के चांसेस न हो। अब परचेज रिटर्न एंड इंटरनल चेक, कभी कभी ये होता है कि हमने जो गुड्स मंगवाया है वो या तो गलत आ गया है या प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है या टूट फूट है, तो इस वजह से अगर उसको रिप्लेस करना पड़ता है तो रिप्लेस के लिए क्या प्रोसीजर होगा, इंटरनल चेक सिस्टम किस तरह फॉलो होगा, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो कभी कभी माल दिए गए आदेश के मुताबिक प्राप्त नहीं होता है अथवा रास्ते में टूट फूट हो जाता है, तो ऐसे माल को लौटाना आवश्यक हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो हमारा किस प्रकार होगा उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो है सामग्री भंडार द्वारा क्रय वापसी माल के संबंध में सूचना देना। अब जो स्टोर कीपर है जैसे ही उसने गुड्स रिसीव किया तो वो ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास में कि जो हमने गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया था वो गुड्स जो आया है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है या ये उसमें मिस्टेक है। यदि क्रय किया हुआ माल आदेश के अनुसार नहीं है तो सामग्री भंडार क्लर्क यानी स्टोर कीपर का जो है ये काम होता है कि वह माल प्राप्ति नोट बनाते समय, गुड्स रिसीव का जो नोट बनाता है उस टाइम उसको इस नोट के विवरण के खाने में यानी जो डिस्क्रिप्शन का पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है उसमें इन्फॉर्मेशन नोट कर देनी चाहिए। और यदि संभव हो तो वापस लौटाए जाने वाले माल के संबंध में इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। अब सामग्री भंडार क्लर्क का यह भी कर्तव्य होता है कि वह ऐसे माल को अलग रख दे ताकि उसको वापस रिप्लेस करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके। सेकंड, क्रय विभाग द्वारा माल लौटाए जाने की कार्रवाई करना। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है उसको वापस रिप्लेस करने की जो है वो कार्रवाई करेगा, तो क्रय विभाग द्वारा माल के संबंध में आया हुआ बीजक पास किया जाता है, बिल वही पास करता है। अतः स्टोर कीपर द्वारा भेजे गए विवरण के आधार पर बीजक पास किया जाना चाहिए। यानी अगर हमको कोई गुड्स वापस भेजना है
और जिसका पेमेंट जो है वो वापस नहीं आएगा तो हमको पहले से उसको एडजस्ट करके और फिर बिल का पेमेंट करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्रय विभाग द्वारा बीजक के साथ एक एडवाइस नोट भी तैयार करके अटैच कर देना चाहिए। इस पत्र में यह स्पष्ट सलाह होनी चाहिए कि परचेज रिटर्न वाले गुड्स के जो रेट लगी है उसका मूल्य जो है उसके संबंध में बीजक पास करते समय ध्यान में रखा जाए, यानी उस गुड्स का उतना पेमेंट कम किया जाए। यदि सामग्री भंडार से माल प्राप्ति नोट पहले ही आ गया था और उसके बाद अगर उसने चेक किया है और उसके आधार पर हमने बिल जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज दिया है, तो परचेज डिपार्टमेंट को सामग्री विभाग से जैसे ही सूचना मिलती है कि गुड्स जो है वो ख़राब क्वालिटी का या गलत आ गया है, तो उसे तुरंत एक जो है सलाह पत्र तैयार करके अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भेजना चाहिए। इस सलाह पत्र में ऑर्डर का नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर और इसकी डेट अवश्य लिख देनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा कार्यवाही करना। लेखा विभाग अब उसके लिए क्या कार्यवाही करेगा, तो लेखा विभाग को उपयुक्त सलाह पत्र की जांच बीजक से करनी चाहिए कि उसमें से कितना गुड्स जो है वो खराब या गलत आ गया है, तथा सामग्री भंडार से प्राप्त माल प्राप्ति नोट से भी उसको मैच करना चाहिए कि कितना गुड्स आया था और उसमें से कितना गुड्स जो है वो गलत आ गया। पूर्ण जांच करने के पश्चात लेखा विभाग को एक डेबिट नोट बनाना चाहिए तथा क्रय वापसी पुस्तक में उसकी एंट्री करनी चाहिए। डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेजनी चाहिए। उसकी एक कॉपी इनवॉइस के साथ अटैच कर देनी चाहिए ताकि इनवॉइस का पेमेंट करते इस टाइम जो रिटर्न वाला गुड्स है उसके लिए हम जो है वो लेस करके पेमेंट करें। और यदि बिल का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है तो उसे इसकी इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को तुरंत भेजनी चाहिए कि हमने बिल का पेमेंट कर दिया है, तथा क्रय विभाग द्वारा लेनदार से एक क्रेडिट नोट प्राप्त करना चाहिए कि आपके पास में हमारा इतना गुड्स जमा है या माल पैसा जमा है। तो लेनदार से क्रेडिट नोट की एक कॉपी प्राप्त करके लेखा डिपार्टमेंट में यानी अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा देनी चाहिए और उसके आधार पर लेखा विभाग में लेखे किए जा सकें। अब फोर्थ है गुड्स को रिटर्न करना। अब क्रय विभाग में अकाउंट डिपार्टमेंट से डेबिट नोट तथा अदर इन्फॉर्मेशन जैसे ही प्राप्त होती है तो गुड्स को वापस रिटर्न करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। क्रय विभाग द्वारा सामग्री जो है भंडार क्लर्क यानी स्टोर कीपर को माल पैकिंग करने के संबंध में आदेश देने चाहिए कि अब इस गुड्स को पैक कर दो क्योंकि इसे वापस रिप्लेस करना है, वापस भिजवाना है। माल पैकिंग के बाद में माल को गेट पर रखी हुई गुड्स आउटवर्ड बुक में उसकी एंट्री करनी चाहिए। अब माल को रवाना करने संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसमें डेबिट नोट की कॉपी, पैकिंग नोट तथा सलाह पत्र यानी एडवाइस कॉपी जो होती है उसके परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा संबंधित व्यापारी के पास भिजवा देनी चाहिए। जो डीलर है उसके पास जो है वो ये इसकी कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अब संबंधित व्यापारी से क्रेडिट नोट प्राप्त होने पर क्रय विभाग को उसे अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा देना चाहिए और उसका डिस्क्रिप्शन एक अपने पास भी रख लेना चाहिए। लेखा विभाग में क्रेडिट नोट के संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, यानी इन फ्यूचर या तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा या उसमें जो है वो डेबिट नोट की कॉपी को साथ में अटैच करके रखा जाए ताकि फ्यूचर में उसमें एडजस्टमेंट किया जा सके। कभी कभी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के व्यवस्थित न होने पर क्रय वापसी के लिए प्राप्त क्रेडिट नोट को क्रय वापसी पुस्तक में दर्ज करने वाले कर्मचारी तथा बीजक का भुगतान करने वाले कैशियर द्वारा आपस में मिलकर दबा लिया जाता है। दोनों मिलके जो है वो क्रेडिट नोट को दबा लेते हैं और उसका बेनिफिट वो अपने पर्सनल वर्क के लिए उठा लेते हैं। अतः इस संबंध में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए और समय समय पर इसकी जांच की जानी चाहिए कि हमने गुड्स वापस रिटर्न भेज दिया, हमारा पैसा उस डीलर के पास में जमा है और ये लोग आपस में मिलकर उस पैसे से अपना पर्सनल गुड्स ला सकते हैं। तो इसके लिए इसमें संबंध में जो है वो प्रॉपर जांच की जानी चाहिए। माल लौटाने की इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए कार्य का विभाजन करने के लिए हम कर्मचारियों को किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो इसमें फर्स्ट है सामग्री भंडार क्लर्क यानी स्टोर कीपर द्वारा वापसी माल के संबंध में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और इसके बाद माल की पैकिंग करके भिजवाना, तो ये एम्प्लॉई अलग हो गए। सेकंड कैटेगरी जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में बिल पास करने वाला कर्मचारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करना और माल को वापस
करना। थर्ड, अकाउंट डिपार्टमेंट में बिल पास करने वाले अन्य कर्मचारी द्वारा डेबिट नोट और सलाह पत्र बनाना तथा क्रेडिट नोट रिसीव करना, ये काम अलग पर्सन के पास होना चाहिए। लेखा विभाग में क्रय वापसी यानी रिटर्न आउटवर्ड बुक्स में एंट्री करना का काम जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास में होना चाहिए। और लास्ट है, लेखा विभाग में रोकड़िए द्वारा क्रय का भुगतान करने का जो अधिकार है वो अदर पर्सन के पास में होना चाहिए। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ में हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि एक ही पर्सन के पास में सारे जो है वो काम नहीं रहे। थैंक यू।